तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3। यूनिट 1 सॉर्टेड है, यूनिट 3 पे आ रहे हैं और फिर यूनिट 2 करेंगे। यूनिट 3 क्या बोलता है? बेसिकली कहानी शुरू होता है रजिस्ट्रेशन को लेके। भैया मेरे को याद आ रहा है आप जब पार्टनरशिप और कंपनी का डिफरेंस पढ़ा रहे थे ना, आप बताए थे कि रजिस्ट्रेशन फर्म को कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। क्या एक पार्टनर दूसरा का गला पकड़ के बोल सकता है नहीं रजिस्टर करना पड़ेगा? नहीं, अग्रीमेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे दोनों एक बात पे एग्री करेंगे तभी ना पार्टनरशिप चलेगा। तो रजिस्ट्रेशन कराने का मेरा मन किया। अब हम लोग का आता है रियल लाइफ काम। रियल लाइफ काम यानी कि एक बंदा आया, बोला कि सर मेरे को ना पार्टनरशिप हम रजिस्टर कराना है। ये सारा ज्ञान इंटर में जो ज्ञान मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग उनको एडवाइस कंसल्टेंसी सर्विस देंगे, जिसके लिए हम लोग पैसा लेंगे। हम लोग बोलेंगे सर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रार को डिटेल्स भेजना होगा। क्या डिटेल्स भेजना होगा? तुमको सिखाया जाएगा, सब कुछ फाउंडेशन में थोड़ी सिखाएंगे। रजिस्ट्रार देखेगा कि सारा प्रोविजन फुलफिल हो रहा है तो वो रजिस्टर ऑफ फर्म्स में नाम डाल देगा। कल को तुम्हारा फर्म का नाम बदल रहा है, जगह बदल रहा है, पार्टनर बदल रहा है, रजिस्ट्रार को बताना होगा, वो वहाँ पे उस हिसाब से अल्टरेशन करेगा, चेंजेस को बुक कर लेगा। तो फर्म का रजिस्ट्रेशन कौन देखता है? रजिस्ट्रार। हम लोग का नाम कहाँ पे होता है? रजिस्टर ऑफ फर्म्स। और कोई भी नया पार्टनर आए, नाम में बदले, फर्म का नाम में बदलाव हो, फर्म का कोई भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहा है तो किसको बोलेंगे? रजिस्ट्रार। कब? जब रजिस्ट्रेशन हो चुका है तब। और एक और बात, अगर आपका फर्म रजिस्टर हो गया है तो आप अपने नाम के बाद ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? रजिस्टर्ड लगाएंगे। ठीक है, ये तो आसान था। भैया रजिस्ट्रेशन कब होता है? ये सवाल क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। 2 डेट दे रहे तुमको। आज हम एप्लीकेशन दिए, जो भी फीस होता है, जैसे एप्लीकेशन जो डिटेल होता है रजिस्ट्रार को दिए। रजिस्टर 1 हफ्ता बाद मेरे को बोला कि हम रजिस्टर हो चुके हैं। रजिस्टर्ड हम किस दिन से मानेंगे? आज से या फिर 1 हफ्ता बाद से? लॉ बोलता है जिस दिन तुम अप्लाई किया उस दिन से तुम रजिस्टर्ड माना जाएगा। ठीक है, याद रहेगा हम लोग यहाँ पे गलती किए थे। किस दिन से रजिस्टर्ड माने जाते हैं? जिस दिन से एप्लीकेशन दिए विद प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब फी। इजी है? ओके। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में ऑल्सो भी इफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड बाय द फर्म। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? सिंपल वर्ड में सुनो। अगर हम रजिस्टर्ड नहीं है तो बहुत सारा नुकसान होता है। आगे पढ़ेंगे क्या क्या नुकसान होता है। उसमें से एक बात को छुआ गया। यहाँ पे बोला गया कि अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो और तुम कोई केस करके रखे हो किसी दूसरे के ऊपर और तुम चाह रहे हो कि तुम रजिस्टर हो जाओ, तो पहले इस केस को हटाओ, फर्म को रजिस्टर कराओ और नया वाला फर्म के नाम से केस करो। क्लियर है? अगर आप रजिस्ट्रेशन में बी इफेक्टेड इवन आफ्टर अ सूट हैज बीन फाइल्ड, बट इन दैट केस इट इज नेसेसरी टू विथड्रॉ द सूट फर्स्ट, गेट द फर्म रजिस्टर्ड एंड देन फाइल अ न्यू सूट। 3 बात बोला ना? विथड्रॉ द सूट फर्स्ट, गेट द फर्म रजिस्टर्ड, फ्रेश अ फाइल सूट, फाइल अ फ्रेश सूट। ठीक है, याद रहेगा ये कहानी। इसके ऊपर एग्जाम में सवाल आ सकता है। एक बंदा है वो रजिस्टर्ड नहीं है, बाद में रजिस्टर्ड होना चाहता है, क्या करेगा? ये 3 काम करेगा। 3 पॉइंट लिखे, मार्क्स मिल गया। राइट। अगला, क्या लेट रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टी होता है? बच्चा लोग इसको इतना गलत समझता है, तुमको क्या बताएं। होता क्या है भैया ये बताइए। आप बोल रहे हैं लेट रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टी, आप तो बोले कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो हम लेट करें अर्ली करें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि मानो तुम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तुमको आरओसी रजिस्ट्रार बोलेगा ना कि हाँ भैया ये डिटेल भेजो 10 दिन में। तुम 10 दिन में डिटेल नहीं भेजेगा ना तो तुम पे पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी कैसे लगेगा? 100 रुपया प्रति साल, पर ईयर 100 रुपीज़ और पार्ट देयर ऑफ। इसका क्या मतलब है? मानो 2016 पूरा हुआ, 100 रुपया 2016 का लग गया। 1 जनवरी 2017 आया, 100 रुपया लगना स्टार्ट। मतलब कि अगर हम 2 जनवरी को भी वो सामान देंगे ना, हमको 200 का पेनल्टी लग जाएगा। तुम नहीं बोल सकता कि भैया 1 साल पूरा हुआ है, दूसरा साल का तो 2 ही दिन पूरा हुआ। नहीं, पार्ट देयर ऑफ, 1 दिन भी पार्ट का आ गया, पूरा पेनल्टी लगेगा उस साल का। क्या ये कहानी क्लियर है? ठीक है। इंग्लिश लॉ में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इंडियन लॉ में रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी है। इंडियन लॉ में लेकिन एक बात बोला कि देखो भैया कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन सेक्शन 69 बोल दिया अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे आपको हम कुछ डिसेबिलिटीज दे देंगे।
मतलब कि अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सब काम तुम नहीं कर सकता है। पहला, नो सूट इन अ सिविल कोर्ट बाय द फर्म और अदर को पार्टनर्स अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपका फर्म या फिर आपके पार्टनर्स किसी दूसरे बंदे के ऊपर केस नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मानो केस चल रहा है और तुम चाहता है कि मांडवली कर ले, मांडवली मतलब सेट ऑफ कर ले, है ना, वो बोल रहा है कि 10 लाख रुपया देना चाहिए, हम बोल रहे हैं नहीं 9 लाख रुपया दे दो, हम लोग 9.5 लाख पे सेट ऑफ करना चाहते हैं, मेरा फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, हम सेट ऑफ नहीं कर सकते। फिर लॉ देखो ना कितना दया दिखाया, बोला 100 रुपया तक का मांडवली करना होगा तो कर लेना, 100 रुपया तक का सेट ऑफ कर लेंगे ना, मतलब कि 100 रुपये के लिए हम कोर्ट जाएंगे। बट यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोला, 100 रुपया तक का सेट ऑफ है, कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा का सेट ऑफ है, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं कर सकते हैं, फर्म रजिस्टर्ड है, कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, कोई अग्रीव पार्टनर है, अरे मानो ABC है, C के साथ ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, तो C क्या बाकी पार्टनर्स पे केस कर सकता है अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो? नहीं भैया, ये तो बहुत ही अन्याय हो गया। मतलब कि अगर हम रजिस्टर, कौन अनरजिस्टर्ड रहना चाहेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा ऐसे तो लॉ बोला सुनो, तुम केस कर सकता है अगर तुम्हारा इरादा है फर्म को डिसॉल्व करने का। तो हमारे केस में फर्म रजिस्टर्ड था क्या? नहीं, लेकिन C केस करना चाहता है ए और B के ऊपर, बोला कि C तुम अलग हो जाओ, फर्म को डिसॉल्व करवा दो, अपना हिस्सा मांगने का तुम केस कर सकता है। वहाँ पे पता चल जाएगा क्या, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो पहला चीज़, अच्छा उसके लास्ट, क्या थर्ड पार्टी हम लोग पे केस कर सकता है? हाँ, चारों पॉइंट याद रखना, हाथों हाथ क्लास में याद करा रहे हैं, यहाँ ध्यान दो सब कोई। पहला, हम लोग किसी पे केस नहीं कर सकते। दूसरा, हम पर कोई भी केस कर सकता है। तीसरा, हम 100 से ज़्यादा का सेट ऑफ नहीं ले सकते। चौथा, अग्रीड पार्टनर केस नहीं कर सकता। ठीक है, पहला हम किसी पे केस नहीं कर सकते, दूसरा थर्ड पार्टी हम पर केस कर सकता है, तीसरा सेट ऑफ नहीं ले सकते, कितना तक का ले सकते हैं? 100 रुपया तक का, और चौथा अग्रीड पार्टनर केस नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है? डिसोल्यूशन के लिए अपना हक मांग सकता है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स करवा सकता है। क्या यहाँ पे कहानी क्लियर है? अब आया एक्सेप्शन कि भले ही आप नॉन रजिस्टर्ड है, एग्जाम क्वेश्चन, भले ही आप नॉन रजिस्टर्ड हैं लेकिन ये सारा हक तो आपके पास है। पहला, थर्ड पार्टी आप पर केस कर सकता है, ये हक है, ये तो मेरा नुकसान वाला बात है, बट यहाँ पे लिखा है। दूसरा, हम लोग बोल सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करो, दोनों बात ऊपर पढ़े ना हम लोग बोल सकते हैं फर्म को डिसॉल्व करो, मेरा हिस्सा हमको दो। दूसरा पार्टनर बोल रहा है तुम ऐसा नहीं कर सकता, हम लोग रजिस्टर्ड नहीं है, हम लोग क्या बोलेंगे? कहाँ से पढ़ा है तुम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? अगर हम लोग रजिस्टर्ड नहीं भी रहेंगे ना, फर्म डिसॉल्व करवा सकते हैं। हाँ, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में हम केस नहीं कर सकते। तीसरा, ऑफिशियल असाइनी, रिसीवर ऑफ कोर्ट, इनके पास हक होता है। ये लोग कौन होता है? याद करो, विजय माल्या का दिवाला निकल गया था तो कौन असाइन हुआ था? ऑफिशियल असाइनी। रिसीवर, ये लोग का काम होता है कि भैया ये बंदा हो गया इंसॉल्वेंट, अब इसका सारा प्रॉपर्टी हमको दो, तो उसी का प्रॉपर्टी में पार्टनरशिप का हक भी आएगा ना। क्या वो लोग ये हक लेके प्रॉपर्टी बिकवा सकता है? हाँ, मेरा फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर ऑफ कोर्ट उस पार्टनर का हक बेच सकता है जिसका वो चाहे। ठीक है, जो इंसॉल्वेंट। अगला, क्या सेट ऑफ ले सकते हैं? हाँ, लेकिन कितना तक? 100 तक। अगला, क्या, अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीगल एयर, जो पार्टनर मर चुका है उसका जो भी वारिस है, वो प्रॉपर्टी बिकवा के रियलाइज करवा के अपना हिस्सा ले सकता है? हाँ, डिसोल्यूशन करवाना है फर्म का, रियलाइज करना है प्रॉपर्टी, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, क्या हम पर कोई भी केस कर सकता है? क्या हम किसी पे भी केस कर सकते हैं? क्या हम बाकी पार्टनर्स पे केस कर सकते हैं? क्या हम बाकी पार्टनर के ऊपर डिसोल्यूशन करवा सकते हैं रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए? हाँ। क्या ऑफिशियल असाइन या फिर रिसीवर ऑफ कोर्ट ये काम करवा सकता है रियलाइजेशन वाला? हाँ। क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव रियलाइजेशन करवा सकता है? हाँ। क्या हम क्लेम सेट ऑफ कर सकते हैं? हाँ। 100 से ज़्यादा ना, 100 से कम? हाँ। हो गया यार, ठीक है। नेक्स्ट, अब आया सवाल कि मानिए डेथ के कारण फर्म डिसॉल्व हो गया। हम क्या बोले थे कि जनरली डेथ के कारण हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन चाहे तो डिसॉल्व भी कर सकते हैं, तो डिसॉल्व हो गया। लेकिन उस डेथ के बारे में रजिस्ट्रार को कुछ पता नहीं है,
रजिस्ट्रार को सब कुछ बताना है और डेथ के बारे में नहीं पता है। अभी क्या हुआ कि मानो यहाँ पे क्वेश्चन ए एंड कंपनी है, 2017 में ये बना जिसमें ए बी और सी कौन थे, पार्टनर्स थे। 2018 में ए चल बसा, 2019 में बी और सी एक्स पे केस कर रहा है। केस मौत के बाद किया जा रहा है या पहले? 2018 में ए चल बसा, 2019 में केस किया गया, मौत के बाद। यहाँ पे सवाल उठा, पहला क्वेश्चन है कि क्या सूट केस हम कर सकते हैं? हम बताए नहीं है रजिस्ट्रार को। लॉ बोलता है कोई मर जाता है, तुम रजिस्ट्रार को नहीं बताया, केस किया, चलेगा। कहानी क्लियर है? किसी के मरने पे बताना जरूरी नहीं है, किसी के आने पे बताना जरूरी है। कोई जा रहा है, पब्लिक नोटिस देना जरूरी है अगर एक्टिव है तो। क्लियर? ओके। तो पहला सवाल का जवाब क्या है? प्लेंटिफ यानी कि जो बंदा केस किया है वो दो चीज देखेंगे। पहला, फर्म रजिस्टर्ड है कि नहीं। दूसरा, जो बंदा केस कर रहा है, जिस पार्टनर के नाम पर केस कर रहा है, उसका रजिस्टर में नाम है कि नहीं। दोनों मतलब नहीं। हम लोग को एग्जाम में क्या लिखना है? हम लोग को एग्जाम में देखना है डेथ के बाद हुआ या पहले। पहले होता तो ए का स्टेट लायबल होता, बाद में हो रहा है, एक से मतलब नहीं। क्या केस कर सकते हैं? इस सूट मेंटेनेबल? हाँ, सूट इज मेंटेनेबल, कोई दिक्कत नहीं है। नो नोटिस ऑफ पार्टनर वाज गिवन टू रजिस्टर एंड इट इज ओके। सवाल उठता है कि मानो एक नया बंदा आया जिसके बारे में हम रजिस्ट्रार को नहीं बताएं और केस कर दिए, क्या वो नया बंदा लायबल होगा? लॉ बोलता है नहीं 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 नहीं, नया बंदा आएगा तो फिर आपको उसका नाम देना होगा। द फर्म कैन नॉट सू एज दीज नेम वाज हैज नॉट बीन एंटर्ड इनटू द रजिस्टर ऑफ फर्म्स। नया बंदा का नाम देना पड़ेगा। क्लियर है? अगला आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। दोनों ही बड़ा आसान है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दुकान का शटर गिराओ और घर जाओ। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दुकान तो खुला रहेगा, लोग बदलेंगे, याद रहेगा बस। फर्म में क्या हुआ? बिजनेस कर दो डिसकंटिन्यू। पार्टनरशिप में डज नॉट अफेक्ट द कंटिन्यू बिजनेस, शटर उठा रहेगा। ठीक है? अच्छा, क्या डिसोल्यूशन ऑफ अथवा वाइंडिंग अप ऑफ एसेट्स कब होगा? कब हमको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा? फर्म का डिसोल्यूशन में या पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन में? फर्म का डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व कर जाता है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, कौन सा अकाउंट बनता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या फर्म को कोर्ट ऑर्डर दे सकता है कि तुम बंद करो? हाँ, कोर्ट बोल सकता है कि तुम पार्टनर है, तुम पार्टनर नहीं है। ना ना ना, हम लोग काम कैसे करेंगे? कोर्ट को हक नहीं है बोलने का। हाँ, काम बंद करवाना आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अगर होगा तो क्या पार्टनरशिप बचेगा? ऑब्वियसली अगर एबीसी मिलकर एक फर्म चला रहा था, वो फर्म बंद हो गया तो एबीसी पार्टनर कहलाएंगे। लेकिन एबीसी मिलकर एक फर्म चला रहा था, सी निकल गया, क्या फर्म बंद हो जाएगा? नहीं। तो यही बात को बोला कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रिजल्ट्स इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट नेसेसरीली रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। लास्ट में फर्म बंद हो गया है, बुक्स बंद करना होगा, बैलेंस सीडी करना होगा। ठीक है? यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होगा तो ये सब काम करना होगा, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स होगा। क्या क्या ये कहानी क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक होता है, पहले यहां पे आओ, तुम लोग मत पलटने लगना, तुम लोग यहां देखने लगना। फर्म डिसॉल्व कैसे होता है भैया? एक तो होता है कोर्ट बोलेगा चलो बेटा बंद हो, एक होगा बिना कोर्ट के बोले बंद करना पड़ेगा। कोर्ट बंद करने कब बोलेगा? कोई एक पार्टनर पागल हो गया, मिसकंडक्ट हो रहा है, वो परमानेंटली इनकेपेबल हो गया, हाथ पैर कट गया, बार बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कंटिन्यूअस लॉस, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, सबके बारे में बात होगी। और एक होता है बिना ऑर्डर ऑफ कोर्ट, जिसमें चार चीज़ आते हैं। तो पहले ये डिस्टिंक्शन दिमाग में बनाना है कि दो तरीके से फर्म डिसॉल्व होता है, एक कोर्ट आके दखल अंदाजी करता है, एक उसका दखल अंदाजी करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। सवाल उठता है कोर्ट का बिना ऑर्डर ऑफ कोर्ट का कब हम लोग डिसॉल्व करेंगे? पहला तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, सबका कंसेंट है, सब मिलके बोले चलो दुकान बंद करते हैं, कर सकते हैं। एक होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, ये कब होता है? ध्यान से सुनना, इसका इंग्लिश जरूरी है। या तो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, अब एबीसी है, तीनों इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म चलेगा। ए और बी इंसॉल्वेंट हो गया, सी अकेले पार्टनरशिप फर्म चला लेगा। तो क्या बोला? ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, या फिर
ऑल बट वन इज इंसॉल्वेंट, यानी कि सब एक को छोड़ के इंसॉल्वेंट हो गया तब भी फर्म बंद हो जाता है। एग्जाम में इससे रिलेटेड पॉइंट आएगा, लिखना है ऑल या फिर ऑल बट वन, दोनों बात लिखना पड़ेगा। क्या ये कहानी क्लियर है? नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे बिजनेस अनलॉफुल हो गया, हम लोग बात कर रहे हैं किसी दवाई के बारे में जो शाम में लॉ बोलता है कि अनलॉफुल हो गया, तो क्या हम उसका बिजनेस कर सकते हैं? ऑटोमेटिकली वो बिजनेस बंद हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, 4 मार्क्स का सवाल। देखो याद करो, हम कुछ बोले थे, ठीक है, हम वो पढ़ाने जा रहे हैं, याद करना हम बोले थे कि नहीं। मानो, अच्छा बताओ, हम लोग बोले कि 6 महीना के लिए ये फर्म चलेगा, 6 महीना फर्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या मानेंगे? फर्म डिसॉल्व हो गया, क्योंकि ये कौन सा था? ये फिक्स्ड पीरियड के लिए था। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए था और वो एडवेंचर खत्म हो गया, हम क्या मानेंगे? फर्म डिसॉल्व हो गया। क्या ये 2 केस में हम चाहे तो बढ़ा सकते हैं? हाँ। कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? फर्म डिसॉल्व हो गया। ये लाइन को समझना जरूरी है, चाहे तो बढ़ा सकते, कुछ नहीं बोला तो डिसॉल्व। और दूसरा, डेथ एंड इंसॉल्वेंसी में क्या मानेंगे? फर्म डिसॉल्व हो गया। चारों ही केस में डिसोल्यूशन करना कंपलसरी नहीं है। क्या यहाँ पे कंपलसरी डिसोल्यूशन लिखा है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो आगे काम बढ़ा सकते हैं। तो ये 4 केसेस में कंपलसरी नहीं है, चाहे तो बढ़ा सकते हैं, कुछ नहीं बोलेगा तो क्या मानेंगे? कि फर्म डिसॉल्व हो चुका है। फिर आता है पार्टनरशिप एट विल है, पढ़ चुके हैं यूनिट 1 में। कैसे डिसॉल्व होता है बताओ तो? हमको मन करना डिसॉल्व करने का, बाकी पार्टनर्स को नोटिस दे देंगे, नोटिस दे देंगे कि फर्म डिसॉल्व करना है, फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। सवाल उठता है कि फर्म डिसॉल्व कब से माना जाएगा? अगर डेट मेंशन्ड है नोटिस में, हम नोटिस दिए आज और बोले कि 10 तारीख से फर्म डिसॉल्व होगा, फर्म 10 तारीख से ही डिसॉल्व माना जाएगा। जो डेट नोटिस में है उसको मानेंगे, और नोटिस में डेट नहीं है तो जिस दिन लेटर दे रहे हैं वो दिन माना जाएगा। 2 बात बोला क्या? नोटिस दिए, नोटिस में डेट है, वो डेट से, नोटिस में डेट नहीं है, जिस दिन नोटिस दिए उस दिन से। क्लियर है? अब आया कोड, बोला हम डिसॉल्व कर सकते हैं कब कब? एक पागल इंसेन, एक पार्टनर इंसेन, अनसाउंड माइंड, पागल हो गया, क्या वो फर्म अब डिसॉल्व करना चाहिए? कोर्ट बोलेगा तो करना चाहिए। लेकिन एक स्लीपिंग पार्टनर इंसेन हो गया तो क्या फर्म डिसॉल्व करेगा? कोर्ट बोलेगा ये तो दुकान जाता ही नहीं है, ये जाए ना जाए कोई फर्क पड़ता है क्या? तो डिसॉल्व नहीं करेगा। परमानेंट इनकैपेसिटी, हाथ पैर कट गया, कोमा में चला गया, ये सब परमानेंट इनकैपेसिटी होता है। कोर्ट बोलता है भैया फर्म डिसॉल्व कर दो। लेकिन सर हम लोग ए बी सी हैं, खाली सी के कारण हमको फर्म डिसॉल्व करना होगा। तुम फर्म डिसॉल्व करो, सी का हिस्सा उसको दो, अपना दोनों का नाम से एक फर्म चलाओ, ये हिस्सा सी को देके हटा दो यार, ठीक है। अगला मिसकंडक्ट। अब मानो पार्टनर 2 शादी किया, गलत बात, बट क्या इससे मेरा फर्म में कोई असर पड़ रहा है? लेकिन मानो पार्टनर के दूसरा शादी करने से लोग हम लोग का दुकान आना छोड़ दिए, हम लोग का बिजनेस का रेपुटेशन गिर रहा है, उससे मेरा बिजनेस पे फर्क पड़ रहा है ना। पार्टनर के किसी मिसकंडक्ट से अगर मेरा बिजनेस प्रेजुडिशियली यानी कि नेगेटिवली इफेक्ट हो रहा है तो कोर्ट बोलता है ये वाला फर्म बंद करो, सी को उसका हिस्सा देके हटाओ और तुम लोग अपना नया फर्म शुरू करो। क्लियर है? मिसकंडक्ट, अगर पर्सनल मिसकंडक्ट कर रहा है घर में कुछ, उसके लिए मेरा गलती है क्या? वो घर में ड्रग्स कर रहा है, मेरे को फर्क नहीं है, उससे मेरा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तब हम कोर्ट में जाके मदद मांगेंगे। क्लियर है कहानी? ओके। नेक्स्ट, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। परसिस्टेंट ब्रीच यानी कि लगातार एग्रीमेंट कर रहा है, तोड़ दे रहा है, बदमाशी किए जा रहा है। आज हम मानो हम बोले कि हाँ हाँ ठीक है हम आपको ये माल डिलीवर करा देंगे, तुमको भी नहीं कराए, 10 पार्टी और आके सेम कंप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पे हम फर्म डिसॉल्व करवा देंगे क्योंकि ये लोग तो काम काज कर नहीं रहा है। समझ रहा है? अब इसमें 4 एग्जाम्पल आया, चारों याद रखना है। पहला, इम्बेजलमेंट, पैसा का हेरा फेरी करना, गलत बात। दूसरा, गलत अकाउंट बना के रखा हुआ है। तीसरा, मानो लॉ अलाउ किया है कि आप 10,000 कैश होल्ड कर सकते हैं अपना गल्ला में, ये उससे ज़्यादा रख रहा है। या फिर बार बार बोलने पे भी लॉ बोल रहा है, पुलिस बोल रहा है, बार बार बोल रहा है अपना अकाउंट्स दिखाओ, नहीं दिखा रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग रहा है, नहीं दिखा रहा है। ये 4 ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करता चल बेटा बंद हो, तुम बहुत तेज हो गया, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। लगातार ऐसा हरकत करेगा तो कोर्ट क्या बोलेगा? चल बेटा बंद हो जा। अच्छा, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, मानो हम अपना हिस्सा, होता क्या है कि हम मानो ज़मीन का कुछ काम कर रहे थे, उस पर हमको पेमेंट करना था, हम नहीं किया। सरकार को ज़मीन का काम पे पेमेंट करना होता है, हम नहीं किए। तो अब सरकार बोलेगा ना कि भैया तुम्हारा इतना पेमेंट बाकी है, तुम हमको करो, पैसा दो कुछ।
हम लोग बोले मेरा जो इंटरेस्ट है ना फर्म में, इसमें जो प्रॉफिट आएगा आप रख लीजिएगा, बाकी पार्टनर्स को इससे दिक्कत हो सकता है ना। बोला अगर आप बाकी पार्टनर्स को इससे दिक्कत है वो कोर्ट जाकर फर्म बंद करवा दें। ये कब करवाते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू में, रिकवरी ऑफ एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीनदार को जो पैसा मिलता था, अगर हम वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिकवर करने के चक्कर में इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोर्ट जाएगा, बाकी पार्टनर बोलेगा देखिए इस गधा का काम को, और डिसॉल्व करवा देगा फर्म को। क्लियर है मनीषा? क्लियर है? मानो हम लोग के पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे हम लोग मिस्टर एक्स को पैसा देते हैं, हम लोग देते हैं, तो वो मिस्टर एक्स क्या बोलता है उसके लिए? क्या है ये? लैंड रेवेन्यू है, लैंड से उसका इनकम हो रहा है ना, लैंड इनकम है। अब हम इसका बंदा का ज़मीन को यूज़ किया, लेकिन एक्स को पैसा नहीं दिया, तो यही जमा होते गया। याद है कॉल्स इन अरियर, कॉल का पेमेंट नहीं किया तो वो जमा होते गया। वैसे ही अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड का पैसा नहीं दिया तो वो जमा होते गया। अब मिस्टर एक्स बोलेगा ना, गुस्सा करेगा, देखो गुस्सा कर रहा है, ठीक है, कि मेरा पैसा हमको दो। तो हम लोग बोलेंगे कि मेरा एक फर्म है, उसमें हम 3 पार्टनर हैं, हम लोग कौन है? सी है, आप मेरा इंटरेस्ट ले लीजिए, बाकी को इससे आपत्ति है, कोर्ट जाओ, फर्म को डिसॉल्व करवा लो, अपना अलग काम करो। हाँ, ये देगा अपना हिस्सा, लेकिन इसके कारण ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हो सकता है मिस्टर एक्स थोड़ा बदमाशी करे कि ये कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट लेने का हिस्सा करे, और ए और बी को ये बर्दाश्त ना हो, इसीलिए वो लोग चाहे तो फर्म को बंद करवा सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा एक फर्म है, उसको लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहा है, क्या उसको चलना सही है? अब कोर्ट बोलेगा चल बेटा बंद हो जा। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड 4 पॉइंट है। पहला, मैनेजमेंट में डेडलॉक आ गया, मतलब बिजनेस को मैनेज कैसे करे समझ नहीं आ रहा है, डेड लॉक हो गया, लॉक हो गया है बिजनेस, क्या मैनेज करे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अगला, पार्टनर्स जो है टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, ए बी सी आपस में बात नहीं कर रहा, बिजनेस कभी फ्लरिश कर पाएगा नहीं, टॉकिंग टर्म, गुस्सा है, नाराज है एक दूसरे से। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम का मतलब होता है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। आज हम बिजनेस को शुरू किए हैं कि कोविड में सारा गरीब का हम लोग मदद करेंगे, मेरा बिजनेस है ये, गरीब से पैसा लेंगे, ऐसे मदद नहीं करेंगे, उसको सस्ता में माल बेच के हम थोड़ा कम मुनाफा कमाएंगे। तो अगर कोविड खत्म तो क्या वो बिजनेस चलेगा? सबस्ट्रेटम खत्म हो गया ना भाई, ऑब्जेक्टिव था कोविड में मदद करना, कोविड खत्म, मेरा ऑब्जेक्टिव है हम साबुन बेचेंगे, हम मोबाइल बेचने लगे, ऑब्जेक्टिव खत्म। ठीक है, जो काम के लिए बिजनेस किए थे वो तो कर ही नहीं रहा। इस केस में क्या होगा? आपको कोर्ट बोलेगा चलिए बेटा ये जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड है, आपका बंद होना ही बेहतर है। और लास्ट में कोई पार्टनर स्टॉक एक्सचेंज में गैम्बलिंग करेगा। ये 4 याद रखना जरूरी है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का 4 एग्जाम्पल। क्लियर है? और इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म। अगला आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन। क्या होता है भैया? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसोल्यूशन? फर्म जब डिसॉल्व करता है, बंद होता है, तो पार्टनर्स को कुछ राइट्स है और उनका कुछ जिम्मेदारी है। सबसे पहला बात बोला कि पार्टनर्स का एक्ट क्या होता है डिसोल्यूशन के बाद का। भैया क्या बोल रहे हैं आप? देखो यहां पर तुम ऐसे समझो, हम लोग का फर्म डिसॉल्व हो गया, ये बात हमको पता है और तुम लोग को पता है, हम लोग का फर्म। क्या बाहर के कस्टमर्स को पता है? बताओ तो अंजलि, नहीं पता। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए? यहाँ पे लॉ बोला सुन, अगर बाहर के लोगों को नहीं पता, अब यहाँ पे 2 चीज़ है। पहले तो बाहर के लोगों को बचाना होगा ना, उसको लग रहा है, वो मानो तुमसे डील किया, उसको लगा कि हाँ ये लोग तो पार्टनरशिप फर्म है, कल को तुम पैसा लेके भाग गया, वो हमसे पैसा ले सकता है क्या? अब फर्म तो डिसॉल्व हो गया था, क्या पैसा लेगा तुम? तो बाहर के लोगों को बचाना होगा, और हम लोग को भी बचाना होगा बाहर के लोगों से। मानो बाहर का आदमी मिस्टर सी को समझ रहा था पार्टनर, वो सी के साथ डील किया, सी बोला हाँ हाँ पार्टनर है, पैसा लेके भाग गया, हम लोग को भी बचना होगा इस चीज़ से। तो ये किसको प्रोटेक्शन देता है? प्रोटेक्शन टू थर्ड पार्टी फ्रॉम द पार्टनर एंड प्रोटेक्शन टू पार्टनर फ्रॉम द एक्ट ऑफ थर्ड पार्टीज। क्लियर है? देखो ना, एक्स और वाई है, बिजनेस कर रहा है कई सालों से, 1 दिसंबर को बोला चलो फर्म को बंद करते हैं, पब्लिक नोटिस दिया बाद में, उसी दौरान 20 दिसंबर को एक्स फर्म का नाम पे कुछ पैसा लिया और भाग गया, क्या वाई लायबल होगा? हाँ, पब्लिक नोटिस नहीं दिया था, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देंगे तब तक हम लायबल हैं। क्रक्स क्या है? पब्लिक नोटिस नहीं दिए हैं डिसोल्यूशन का, तब तक पार्टनरशिप जिंदा माना जाएगा। पार्टनरशिप कब डिसॉल्व माना जाता है? जब पब्लिक नोटिस देते हैं। घूम फिर के यही एक लाइन में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है,
अगला एक्सेप्शन क्या है, मतलब कि हम नोटिस नहीं दिए लेकिन फिर भी हम लायबल नहीं होंगे। मानो XYZ है, Z मर गया तो कल को X और Y कुछ कांड करेगा, उसके लिए Z का प्रॉपर्टी लायबल होगा? नहीं भैया, Z नोटिस नहीं दिया था, मरने से पहले नोटिस देगा ना कि हम मरने वाले हैं। दूसरा, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल के कहाँ से पेन पेपर खरीदेगा वो, मतलब ये बोलने वाला बात है। इंसॉल्वेंसी में भी नोटिस देने का जरूरत नहीं है। और लास्ट में स्लीपिंग पार्टनर को नोटिस देना पड़ता है क्या जाते टाइम? नहीं। तो ये 3 केस में नोटिस का जरूरत नहीं है। बाकी टाइम अगर आप नोटिस नहीं दिए हैं तो आप माने जाएंगे कि आपका फर्म का रिश्ता अभी चल रहा है। कौन सा 3 काम? DID, D से डिसीज्ड, I से इंसॉल्वेंट, D से डॉर्मेंट। याद रहेगा? अच्छा भैया, क्या पार्टनर्स का कोई हक होता है अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए? हाँ, हक होता है। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें हम लोग एसेट्स को बेचते हैं ना, उसमें हम लोग का हक है। कुछ बच रहा है ना पैसा, उसमें हम लोग का हक है। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका भी हक है। सारा पेमेंट करने के बाद, डेट्स एंड लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के बाद जो सरप्लस बचता है उसमें पार्टनर्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव का हक होता है। क्या बोले? सारा डेट एंड लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज करने के बाद जो सरप्लस बचता है उसमें रिप्रेजेंटेटिव या पार्टनर का हक होता है। इजी है। नेक्स्ट, कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप। यहां पे क्या बोल रहा है भैया? बोल रहा है कि देखो, हर पार्टनर का जिम्मेदारी है कि जब फर्म वाइंड अप हो तो अपना राइट एंड ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखें। मतलब कि क्या लेना है, क्या लेन देन करना है, सबको ध्यान में रखें। फर्म इन नो केस इज बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ पार्टनर हु हैज बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट। मतलब एक बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, बाद में वो कुछ कर रहा है, हम लोग जिम्मेदार होंगे क्या? नहीं। ठीक है। अच्छा मानो ना, तुम लोग के सामने एक सवाल है, तुम लोग को इस जो लाइन समझाने जा रहे हो उसका मतलब समझ में आ जाएगा। ABC है, C इंसॉल्वेंट हो गए, ये जानते हुए भी कि C इंसॉल्वेंट है, A मिस्टर X के सामने बोल रहा, हाँ C वो तो हमारा पार्टनर है, दीजिए ना कॉन्ट्रैक्ट दीजिए ना। क्या मिस्टर A लायबल होगा? ऑब्वियसली। देखो क्या बोल रहा है, इट डज नॉट अफेक्ट द लाइबिलिटी ऑफ एनी पर्सन। मिस्टर A का लाइबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो जानबूझ के दिखलाए कि हाँ हम उस इंसॉल्वेंट पार्टनर के हक हैं। नॉर्मली क्या, आप अगर इंसॉल्वेंट हो गए हैं आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम आपके साथ रिश्ता दिखाते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हम बहाना बना सकते हैं वो तो इंसॉल्वेंट था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? ना 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 ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। डजेंट मैटर, इंसॉल्वेंट मतलब कि उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, वो बोले ना बोले, उसका दिवाला निकल चुका है। डजेंट मैटर। ठीक है। आप, अच्छा हमको पता है क्या कोई बंदा पाकिस्तान के साथ है? नहीं, लेकिन हम उससे कॉन्ट्रैक्ट करते तो वो वॉइड हो जाता है ना। वैसे आपको नहीं पता, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं जा सकता। याद करो, एक बंदा है वो माइनर है, नहीं हमको नहीं पता, मेरा गलती। क्लब में एक माइनर घुस गया आधार कार्ड बिना दिखाए, माइनर का गलती कि क्लब वाला का गलती? क्लब वाला का। तो फिर है ना, उसी तरीके से एक बंदा इंसॉल्वेंट है, हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, मेरा गलती कि इंसॉल्वेंट वाला बंदा का गलती? मेरा गलती। क्लियर भैया? पार्टनरशिप अकाउंट सेटल कैसे होता है? देखो, अगर कोई नुकसान है, याद करो, टू नेट प्रॉफिट बाय नेट लॉस आता था ना पार्टनरशिप अकाउंट में। तो पहले वो लॉस को, जो प्रॉफिट था अगर रिजर्व में पड़ा हुआ था, उससे सलटाओ। अभी भी नहीं सलट रहा है, कैपिटल से सलटाओ। अभी भी नहीं सलट रहा है, अपना घर से लाओ। पहले किसे सलटाओ? प्रॉफिट से। अभी भी नहीं सलटा, कैपिटल से। अभी भी नहीं सलटा, इंडिविजुअली घर से लेकर। क्लियर है? 3 बात बोला। दूसरा बात, भैया फर्म का एसेट्स है, ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करें? सबसे पहले फर्म का एसेट है ना, फर्म का डेट को पे करो। ठीक है, फर्म का सारा उधार पेमेंट हो गया, लाइबिलिटी सारा खत्म। क्या बचता है लाइबिलिटी साइड? इकलौता चीज कैपिटल बचता है ना। कैपिटल 2 टाइप का होता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड करेंट कैपिटल, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो उस दोनों का पेमेंट करो। अभी भी बच रहा है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में घर लेके चल जाओ। सबसे पहले क्या किया? आउटसाइड डेट को पेमेंट किया, फिर फिक्स्ड कैपिटल, फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, लास्ट में जो बचा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लो। सब इजी बात है, तुम लोग का पढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि 2 टाइप का उधार होता है, मानो ABC है, ध्यान से समझना।
ए है, बी है, सी है। उधार दो टाइप का होता है, एक होता है जो फर्म का बैलेंस शीट में होगा लाइबिलिटी साइड में, और एक होता है कि सी का बैलेंस शीट में होगा क्रेडिटर के नाम से। यानी कि सी का पर्सनल डेट भी हो सकता है, पर्सनली उधार लेके रखा है सी, और एक फर्म के नाम पे उधार लिया गया है। तो भैया हम लोग पहले किसका प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करें? बोला कि देखो बात करते हैं फर्म का प्रॉपर्टी। ये बताओ तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ, फर्म का प्रॉपर्टी पहले किसका उधार पेमेंट में लगेगा, फर्म का या पार्टनर का पर्सनल? फर्म का। तो फर्म का प्रॉपर्टी यहां पे लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इन फर्स्ट इंस्टेंस शैल बी यूज्ड इन द पेमेंट ऑफ डेट ऑफ द फर्म। सरप्लस बचेगा तो पार्टनर जो है अपना डेट को पेमेंट में यूज कर सकता है। मतलब कि मानो मेरा फर्म का प्रॉपर्टी था 5 लाख का, फर्म का डेट है 2 लाख का, पार्टनर का डेट है 2 लाख का। पहले किसका पेमेंट करेंगे? फर्म का। बचा पार्टनर पर्सनल कर सकता है, कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सी का पर्सनल प्रॉपर्टी है, इससे पहले किसका पेमेंट किया जाएगा? सी का पर्सनल डेट का। पहले ये 2 लाख किया जाएगा, कुछ बचेगा तब फर्म तक पहुंचना। क्लियर है कहानी? यहां पे देखो, सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी पार्टनर फर्स्ट यूज्ड इन पेमेंट ऑफ ए सेपरेट डेट, इफ एनी सरप्लस देन यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट ऑफ द फर्म। इसी के साथ यूनिट 3 भी कंप्लीट होता है।